सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रेड रूट्स ओवर अ सी एंड लैंड्स, यानी हमें व्यापार के लिए जो इम्पोर्टेंट, चाहे वो सी रूट हो या वो लैंड रूट हो, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेडर्स फ्रॉम द इंडिया एंड आउटसाइड यूज्ड सेवरल सी रूट्स टू ट्रेड, यानी व्यापारी जो थे वो चाहे इंडिया के हो या आउटसाइड द इंडिया के हो, वो इंडिया के साथ या बाहर व्यापार करने के लिए जो है वो बहुत सारे सी रूट्स जो है उसका यूज़ करते थे। Ports are dotted in the Indian coast on the east and the west on a Bay of Bengal and Arabian से respectively, यानी हमारे यहाँ पर एक मैप दिया गया है हमारी टेक्स्ट बुक में, जिसमें इंडियन कोस्ट जो है उसको डोटेड किया गया, वो चाहे वेस्ट ईस्ट और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के हो उसकी। लेट मी शो यू दैट मैप. So this map is given in your textbook also. This one is द्वारका, भारी गुक्शा, सुपारा, ये अरेबियन सी के आसपास हो गए। फिर बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर है ये दिस, ये डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर भी ये सारे पोर्ट है। यहाँ साउथ साइड में हमें कावेरी पत्तीनम देखने को मिलता है। सो दीज आर द पोर्ट्स। भारी गुक्चा and Sopara were important ports on the western coast, and Erika Medu, Kaveri Pattinam and Tamrali Patti were important ports on the eastern coast. सो यहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट जो है उसके नाम दिए गए हैं। तो अगर हम वेस्टर्न कोस्ट के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में बात करें तो वो है भारी गुक्चा और सोपारा, और ईस्टर्न कोस्ट के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में बात करें तो एरिका मेदू, कावेरी पत्तीनम एंड तमरालीपति। भारी गुक्चा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉस्परस ऑफ ऑल पोर्ट्स, यानी भारी गुक्चा जो है वो बाकी सारे पोर्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध पोर्ट है। मच ऑफ दिस सीबोन ट्रेड वॉज विथ द रोमन एम्पायर, यानी ज़्यादातर सीबोन ट्रेड्स जो थे वो हमारे रूट्स वो रोमन एम्पायर के साथ अटैच थे। द रोमन एम्पायर अगस्टस सेट आउट एन एक्सपेंडिशंस टू इंडिया। एक्सपेंडिशंस का मतलब होता है अभियान, यानी रोमन एम्पायर अगस्टस जो थे उन्होंने इंडिया पर एक अभियान चलाया था जिसके अंदर वो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना चाहते थे ताकि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो अच्छे से डेवलप्ड हो जाए। अ रोमन नेविगेटर नेम्ड हेपल्स charted a straight course across the sea using the monsoon winds, यानी हिप्पल्स नाम का एक रोमन नेविगेटर थे जिन्होंने मॉनसून विंड्स को यूज़ करते हुए सीधा दरिया जो है वो क्रॉस किया था। दिस ग्रेटली रिड्यूस द सेलिंग टाइम्स बिटवीन द इजिप्ट एंड साउथ एशिया, यानी हिप्पल्स ने जो मॉनसून विंड्स के थ्रू जो रास्ता फाइंड किया था तो उसकी मदद से इजिप्ट और साउथ एशिया के बीच का जो सेलिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ग्रेटली रिड्यूस यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया। द नॉलेज ऑफ अ मॉनसून विंड्स लीड टू द ट्रिमेंडस एक्सपेंशन ऑफ अ ट्रेड। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, कि जैसे ही लोगों को मॉनसून विंड्स का नॉलेज होने लगा तो इसकी वजह से ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो फैलने लगा। अब बिज़नेस कैसे फैलने लगा कि लोगों को अगर मॉनसून विंड्स के यानी मौसमी पवनों के बारे में अगर नॉलेज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक से दूसरी जगह इजीली जा पाएंगे, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो अल्टरनेटिवली बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। इंडियन ट्रेड्स ऑल्सो फाउंड देयर वे इनटू द साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका, यानी इंडियन ट्रेडर्स यानी इंडियन व्यापारी जो थे उन्होंने भी हमारे आसपास यानी श्रीलंका के और साउथ ईस्ट एशिया के साथ बिजनेस करने के लिए रूट जो है वो फाइंड कर लिए। The expansions of trades lead to the establishments of Indian colonies in Sri Lanka and South East Asia। जैसे साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका के लिए ट्रेडर्स जो है उन्होंने अपना वे फाइंड कर लिया ट्रेड करने का, तो इससे क्या हुआ कि इंडियन कॉलोनी मीन्स इंडिया के जो लोग थे वो श्रीलंका और साउथ एशिया में एस्टैब्लिश यानी वहाँ जाके रहना शुरू करने लगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंडो रोमन ट्रेड लिंक्स।
यानी इंडो और रोमन्स के ट्रेड लिंक्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द रोमन एम्पायर फॉर एक्सीडेड इज इम्पोर्ट। दैट मीन्स के हम रोमन्स को जो चीज़ें प्रोवाइड करते थे और रोमन्स जो हमें प्रोवाइड करते थे, इन टर्म्स के हमारा एक्सपोर्ट जो था और इम्पोर्ट जो था रोमन्स के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता था। यानी हम जो चीज़ें रोमन्स को दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा थी, यानी हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट जो था रोमन्स के साथ वो बहुत ज़्यादा था, और रोमन का जो था इम्पोर्ट हमें वो बहुत कम था एज़ कंपेरेटिवली। रोमन्स पेड फॉर सच इंडियन गुड्स विद अ गोल्ड कॉइन्स। ये तो हम इससे पहले के चैप्टर्स में ही डिस्कस कर चुके हैं कि बार्टर सिस्टम जो है वो बंद हो गई थी और व्यापार और ट्रेड्स जो है वो इंडिया में भी अब कॉइन्स के थ्रू स्टार्ट हो गए थे। तो कॉइन्स जो थे वो रोमन्स हमें प्रोवाइड करते थे हमारी अच्छी चीज़ों के लिए, और हमारे जो भी आइटम्स हम उनको प्रोवाइड्स करते थे वो। The discovery of a number of Roman coins at the various sites in the peninsula, including Erica Medu, indicate the Indians profitable from this trade with a Roman Empire. पेनिनसुला मतलब जिनके 3 और पानी हो उसे कहते हैं। तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का रोमन्स के साथ जो व्यापार था और ट्रेड जो था उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा था, इंडिया प्रॉफिटेबल। तो ये हमें कैसे पता चला कि रोमन एम्पायर्स के जो कॉइन्स है वो हमें एरिका मेदू जो है वहाँ पर देखने को मिले, और बहुत सी जगह पर है जहाँ पर हमें रोमन्स के कॉइन्स जो है वो देखने को मिले, जिससे ये पता चलता है कि हमारा और उनके बिजनेस में हमें उनसे ज़्यादा फ़ायदा था। Now we import one of the most important land routes, that is Silk Route. Chinese silk was a very popular among the Romans, यानी रोमन्स लोगों के बीच में चाइनीज़ सिल्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। So traders transported vast quantities of a Chinese silk and other items from China to the Roman Empire. इसका मतलब था कि चाइनीज़ सिल्क जो था वो रोमन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और डिमांड में होने की वजह से चाइनीज़ लोग जो थे वो वास्ट का यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो थे वो चाइनीज़ से सिल्क रोमन को प्रोवाइड करते थे। दे यूज्ड अ लैंड रूट कटिंग अक्रॉस अ सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया के काटते हुए, कटिंग इन सेंस के बीच में से एक लैंड रूट पास होता था जिसका नाम था सिल्क रूट। This land trade routes used by traders to carry the Chinese products to Western Asia was known as a Silk Route. यानी ये सिल्क रूट जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को वेस्टर्न एशिया तक ले जाने का जो रूट है उसमें ट्रेडर्स जो थे वो यूज़ करते थे। नाउ वी डिस्कस द एग्जैक्ट व्हाट इज़ कॉल्ड सिल्क रूट। The land trade routes used by traders to carry a Chinese products, especially silk, to Western Asia. यानी वेस्टर्न एशिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और उसमें भी स्पेशली चाइनीज़ सिल्क जो है उसको व्यापारी जो है वो दूसरी जगह यानी सेंट्रल एशिया तक ले जा रहे थे, उस लैंड रूट्स का नाम है सिल्क रूट। This route passed through the mountains and deserts and was a very risky and dangerous. यानी ये सिल्क रूट जो था वो माउंटेन्स और डेजर्ट में से पास होता था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्की और डेंजरस यानी कि ख़तरनाक था। Some Indian kings who had their kingdom adjacent to the Silk routes began to tax a trade as they passed through the Indian kingdoms. यानी कुछ इंडिया के राजा जो थे या फिर कुछ और राजा जो थे जिनके अंडर में यानी जिसके कब्ज़े में ये सिल्क रूट के जो भी पार्ट आता था वो वहाँ पर टैक्स शुरू कर दिया उन्होंने कि अगर कोई भी व्यापारी जो है वो उस किंगडम में से और सिल्क रूट से पास होना चाहता है तो कंपलसरी उस राजा को उनको कुछ ना कुछ जो है वो टैक्स देना पड़ता था। इन रिटर्न द इंडियन किंग अश्योर्ड देम फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम द रोबर्स एंड बैंडिट्स। बैंडिट्स का मतलब होता है लुटेरे, सॉरी डाकू, और रॉबर्स का हो गया लुटेरे। तो इंडियन किंग्स जो थे यानी टैक्स तो वो ले रहे हैं, अब जो भी व्यापारी यहाँ से पास हो रहे हैं उसके बदले में वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे कि रॉबर्स और
डाकूस जो है वो उनको परेशान नहीं करेंगे, और ये एश्योर करते थे, यानी कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। फिर नाउ वी डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, यानी बुद्धिज़्म को स्प्रेड होना और फैलावा कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कनिष्क द कुशन किंग वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कुशन किंग कनिष्क जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और मोस्ट एक्सेप्टेबल किंग थे कुशन्स में। ही also took an interest in the religious debates of his time, and it was during his reign that the fourth Buddhist council was held. यानी कनिष्क जो थे वो बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो उन्हीं के रेन यानी उन्हीं के शासन काल के दरमियान चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड, यानी उसका आयोजन किया गया। As in earlier councils, many decisions were taken regarding to the teaching of a Buddha, यानी पहले की जो भी काउंसिल्स हुए उसमें बुद्धिज़्म को और बुद्धा से रिलेटेड और बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए गए फोर्थ काउंसिल्स में। तो वो किस तरह के थे? एज अ रिजल्ट ऑफ बुद्धिज़्म स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, हीनयान एंड महायान, यानी ये फोर्थ काउंसिल जो हुई उसका रिजल्ट ये हुआ कि बुद्धिज़्म जो है वो दो डिवीजन में डिवाइड हो गया, एक हो गया हीनयान और एक हो गए महायान। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हीनयान जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। द ओल्ड बुद्धिस्ट फेथ where the Buddha was regarded as a great soul and a teacher and was not a worshipped as a god, यानी हीनयान जो है वो ऑर्थोडॉक्स बिलीव रखते थे, उसके अकॉर्डिंग बुद्धा जो है वो एक पवित्र आत्मा है, यानी ग्रेट सोल है, उसको भगवान की तरह या आइडल की तरह पूजना नहीं है, ऐसा हीनयान मानते थे। द न्यू ग्रुप came to be known as a Mahayan or a great vehicle. Maha means great or Yan means vehicle. Well, the Orthodox Buddhism was called the Hinian. Orthodox यानी जो who don't worship the Buddha as a god, वो हीनयान थे। तो हीन का मतलब हुआ लेसर और यान का मतलब होता व्हीकल, तो ये हुए हीनयान और महायान। The split happened over the questions of a worship of Buddha as a god and a belief in a bodhisattva, यानी ये दोनों जो स्प्लिट हुए, ये दो ग्रुप्स देखने को मिले, तो उनके बीच में क्वेश्चंस क्या थे? तो क्वेश्चंस यही थे कि एक तो बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब होता है वो जिनको बुद्धिज्म की टीचिंग से बारे में जो एट फोल्ड पाथ है, और व्हाट इज द टीचिंग वी डिटेल्ड डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द बुद्धिज्म, राइट। तो उनके बारे में जब वो पूरा नॉलेज गेन कर लेते हैं और वो निर्वाण ना लेकर ऐसे ही बुद्धिज्म को फैलाते हैं, तो एक वो बोधिसत्व, एक ये क्वेश्चनिंग था, और दूसरा ये था कि कुछ लोग जो है वो बुद्धा को एज अ गॉड मान के बुद्धा की वर्कशिप कर रहे थे, और कुछ जो थे वो इस बात से डिसएग्री थे। तो ये दो जो है वो हीनयान और महायान के क्रिएट होने के मेन रीजंस है। मिशनरी एक्टिविटी हैड ऑलवेज बीन इनकरेज्ड बाय बुद्धिज्म। मिशनरीज का मतलब है प्रचारक, यानी बुद्धिज्म जो है वो बुद्धिज्म को प्रचार करने की जो भी एक्टिविटी है वो हमेशा उसको इनकरेज करते हैं। बुद्धिस्ट मंक हैड ट्रैवल्ड अफार एंड वाइड इन इंडिया, यानी बुद्धिस्ट मंक जो है वो बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे और इंडिया में वो बहुत सारी जगह तक उन्होंने ट्रैवल किया था। वाइल्ड यानी बहुत ज़्यादा प्लेसेस जो थे उन्होंने विजिट किए थे। श्रीलंका एंड द सेंट्रल एशिया कैरिंग द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्धिस्ट मंक जो थे उन्होंने इंडिया में, इसके अलावा श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और दूसरे भी पार्ट है जहाँ पर उन्होंने बौद्धिज्म को फैलाने के लिए और बौद्धिज्म का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। Mahayan Buddhists too played an active role in spreading their beliefs throughout the Central, South and Southeast Asia. यानी एज कम्पेयर टू हीनयान, महायान के बुद्धिस्ट जो थे वो अपने बिलीफ को फैलाने में और लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा एक्टिव थे, तो उन्होंने सेंट्रल, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया तक मैसेज पहुंचाए। They sent a
missionaries to China, Central Asia, Burma, Thailand, Indonesia and even to Korea and Japan. यानी बौद्धिस्ट मंक और बुद्धिज़्म का प्रचार जो है वो उन्होंने चाइना में, सेंट्रल एशिया में, बर्मा में, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कोरिया और जापान, इन सभी कंट्रियों में फैलाया था. Many Chinese scholars journeyed to India as a pilgrims. Pilgrims का मतलब होता है those persons who visits holy places या फिर persons who travel to holy places, यानी जो पवित्र स्थलों की मुलाकात लेते हैं वो. तो वैसे ही बहुत सारे चाइनीज़ जो है वो हमारे इंडिया में आए, क्योंकि बौद्धिज़्म का जो मेन प्लेस है वो हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, इसीलिए चाइना में जो है वो बौद्धिज़्म ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो वहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं. Fehan was a Chinese pilgrim who visited India in the beginning of the 4th century Common Era. He visited many Buddhist monasteries and collected the sacred books to be taken back to China. यानी फेहान जो है वो चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो वो 14th सेंचुरी में इंडिया की विज़िट पर आए थे और उन्होंने बहुत सारी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री यानी बौद्ध के जो मठ है उनका विज़िट किया था और वहाँ से उन्होंने पवित्र बुक्स जो है और उनका जो नॉलेज जो है वो कलेक्ट करके वो अपने साथ चाइना ले गए. नाउ वी लर्न कनेक्ट टू हिस्ट्री. सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स है या फिर कौन कौन से सोर्स है जिसके थ्रू हम हिस्ट्री को जो है वह वापस से समझ सकते हैं. तो वी गेट टू नो अबाउट द ट्रेड एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन एज वेल एज फ्रॉम अ लिटरेचर. यानी हमारे पास अभी जो भी उस टाइम के ट्रेड और ट्रेडिंग नेटवर्क के बारे में यानी एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिंग नेटवर्क्स के बारे में जो भी नॉलेज है वो सारा हमने जो भी साइट्स एक्सकावेट की है उसमें से जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेसी सोर्सेस जो मिले हैं वही मेन सोर्स है हमारे. एक्सकावेशंस एट द साइट्स ऑफ एरिका मेदु, एन एंशिएंट पोर्ट ऑन अ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, हैव रिवील्ड द remains of a massive structure which may have been a warehouse. यानी एरिका मेदु जो है वो करंटली तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वो एंशिएंट पोर्ट था. तो उसके एक्सकावेशंस के टाइम पर हमें जो है वो रोमन कॉइन्स देखने को मिले, ये तो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. वैसे ही वहाँ पर हमें मैसिव स्ट्रक्चर यानी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है, सिम्बल्स है, सील्स है, वो सब कुछ भी हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिसिंग यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है. A number of Roman coins and amphoria has been excavated. यानी रोमन कॉइन्स भी हमें अमेरिका मेदु में से मिले और फिर एम्फोरिया. एम्फोरिया जो है वो एक खास तरह का रोमन जग है जिसके दो नोब यानी कि दोनों साइड से पकड़ने के लिए नोब होता है और जिनकी जो नेक होती है वो पतली होती है. तो ये भी हमें एक्सकावेशंस के टाइम पे मिले. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड अदर गुड्स और नॉन इंडियन ओरिजिन, पोट्री, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स एंड सेवरल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स. थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स यानी रिलेटेड टू इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स जो है उसकी बहुत सारी साइट्स पर जो है हमें नॉन इंडियन ओरिजिन यानी कि जो इंडिया ने नहीं बनाया है ऐसे पोट्रे, गोल्ड और सिल्वर्स के कॉइन्स भी हमें देखने को मिले हैं. Literacy sources such as the Sangam literatures and Ptolemy geography also mentions Indian trades with a distant land. In Indian ट्रेड्स विथ डिस्टेंस लैंड यानी दूसरे लैंड्स के साथ हमारा जो बिजनेस है उसके लिए हमें संगम लिटरेचर तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके साथ टॉलेमी की लिखी हुई जियोग्राफी जो है वो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेसी सोर्स हमारा हो गया. द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी and the trade list of Indian ports and goods that we are imported into and exported from the India. यानी टॉलेमी की पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी जो है वो भी हमें मीन्स टॉलेमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी जो है और संगम लिटरेचर है वो ये सब कुछ जो है वो उस टाइम पे हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
इंडिया का कैसा था। संगम तो सिर्फ हमें साउथ के बारे में ही बताता है, पर ये दो जो है वो हमें इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. सो साइड में हियर दे गिव अस अ पिक्चर ऑफ अ Ptolemy. Now we discuss our next one. Analyzing the source of the history. That's also corner is given in your textbook. Yuan Sang on Nalanda. Nalanda is the name of an ancient university. We discussed about this detail. It is an international university where about 10,000 students receive a higher education. यानी नालंदा जो थी वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन लेते थे. It is a 6-story building with several colleges and 3 great library. 6 story यानी 6th फ्लोर तक ऊंची इतनी नालंदा जो थी वो बड़ी बिल्डिंग थी और वहाँ पर बहुत सेवरल यानी बहुत सारे कॉलेज और 3 लाइब्रेरी जो थी वो और वो भी बहुत बड़ी लाइब्रेरीज जो थी वो देखने को मिलती थी. नो फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स के पास से किसी तरह का चार्जेस लिया जाता नहीं था. लॉजिंग यानी वहाँ पर लोगों को फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों, यहाँ पर लोग रह भी सकते थे और स्टडी भी कर सकते थे. फिर एडमिशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यानी नालंदा में एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. बिसाइड्स द ब्रह्मानिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर ग्रामर लॉजिक फिलोसॉफी मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी आर द मेन सब्जेक्ट्स. यानी नालंदा में पढ़ाए जाने मेन सब्जेक्ट्स थे ब्रह्मानिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर ग्रामर लॉजिक्स फिलोसॉफी मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी. संस्कृत इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे दिस ऑल इंस्ट्रक्शंस इज गिवन इन संस्कृत. जैसे आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं दिस ऑल इन द इंग्लिश द सेम वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो संस्कृत में दिए जाते थे. वहाँ पर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी. द expenditures of this university is derived from a gift and from a revenue of 100 villages set aside by the king for the maintenance of the university. Expenditures को मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास जो भी बिल्डिंग्स है और जितना भी उनका एरिया फैला हुआ है वो एरिया उनको किसी तरह से गिफ्ट में मिला हुआ है, चाहे वो किसी किंग ने दिया हो. वो लगभग 100 विलेजेस के रेवेन्यूज़ के अकॉर्डिंग और इस तरह से जो है उनको यूनिवर्सिटी को मेंटेन किया गया था और यूनिवर्सिटी को फैलाया गया था. The entrance examination is so difficult that the only 2 or 3 out of the 10 in getting the admission. यानी नालंदा में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो लिए जाते थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. अगर 10 लोगों ने दी है तो उसमें से 2 या 3 ही जो थे वो क्वालिफाई कर पाते थे. Okay, after our chapter's ending, they give us another corner that is what was happening elsewhere. यानी ये तो हमने इंडिया के बारे में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी किया था, पर इसके अलावा दूसरी जगह पर क्या चल रहा था. नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है अगस्टस सीजर के बारे में. लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ देम. ये जो है पिक्चर आपको दिख रही है वो अगस्टस सीजर है. इन एंशिएंट रोम के वो किंग थे. ऑक्टेविया अ नेफ्यू ऑफ जुलियस सीजर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रिंसेप और ग्रेट रूलर्स. यानी ऑक्टेविया जो जूलियस के नेफ्यूज थे जूलियस सीजर के, उन्होंने खुद को जो है वो ग्रेट रूलर्स रोम का डिक्लेयर कर दिया था. रोम इन 27th BCE ending the almost 400 years of a republican rules in Roman, he ascended the throne as Augustus Caesar. यानी 27 के सेंचुरी के बाद और 400 सालों के रिपब्लिकन्स जो रोमन में रूल कर रहे थे उसके बाद जो है वो अगस्टस सीजर जो है वो थ्रोन पर आए. द मीडिएटर्स ही हैड
virtually become the Roman leg। और अभी जो मतलब मीडिएटर सी रिसेंटली जो है वो उस टाइम पर रोमन लेग बन गया था। द रोमन्स हैड स्प्रेड आउट फार एंड वाइड फ्रॉम देयर ओरिजिनल होम एट द रोम्स, यानी रोम्स जो है वो अपने आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा और बहुत दूर तक फैले हुए थे। द रोमन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लासेस, द पैट्रिकल्स एंड द प्लेबन्स। प्लेबेंस जो है और पैट्रिकल्स जो है, इन दो क्लास में जो है वो रोमन्स क्लास जो है वो डिवाइड की गई थी। इसमें अगर हम प्लेबेंस की बात करें तो वो होगा एक कॉमन पीपल्स, और पैट्रिकन्स की बात करें यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सन्स, वो चाहे फिर मंत्री हो, मिनिस्टर्स हो, तो ऐसे जो है वो लोग। देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ अ स्लेव एज वेल। इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें गुलाम भी देखने को मिलते थे। Plebeians were the common people, as if I told. The patricians were the rich aristo. Now we discuss about what was happening as well, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया। द सेम टाइम्स जो है वो दुनिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा था, तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दैट। So Augustus Caesar's in ancient time, they give us a pictures of Augustus Caesar. Let me show you. Yeah, this one. Okay. So Octavia, a nephew of Julius Caesar, declared himself as a princeps or a great ruler in Rome in a 218 BCE, ending the almost 400 years of a republican rules in a Roman, यानी 400 साल तक चलने वाले रिपब्लिकन रूल्स के बाद ऑक्टिविया के नेफ्यू जो थे, यानी ऑक्टिविया नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर जो थे, उन्होंने खुद को रोमन का रूलर्स डिक्लेयर कर दिया। ही असेंडेड द थ्रोन एज अ अगस्टस सीजर, और वो थ्रोन पर आते ही अगस्टस सीजर्स के नाम से जानने लगे। द मेडिटेरियन सी हैड वर्चुअली बिकम अ रोमन लेग। अब जो मेडिटेरियन करंटली सी है वो रोमन लेग में वर्चुअली कन्वर्ट हो गया। The Roman had spread out far wide from the original home at Rome, यानी रोम जो है वो अपने ओरिजिनल हाउस यानी रोम की कंट्री के अलावा भी वो बहुत दूर तक फैले हुए थे। द रोमन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लास। रोमन सोसाइटीज जो है वो दो क्लास में डिवाइड की जाती थी, द पैट्रिशियंस एंड द प्लेबेयंस। ऑफ कोर्स देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव एज वेल। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे गुलाम भी देखने को मिलते थे। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। द प्लेबलर्स वर द कॉमन पीपल, यानी यहाँ पर प्लेबलर्स जो है उसको कॉमन पीपल माना जाता है। द पेट्रिशियंस वर द रिच एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स। एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप का मतलब होता है ऐसे कुछ खास लोगों का जिनके पास सोसाइटी में कुछ खास पोजीशंस है, दोज हु लिव लग्जरियस लाइफ, चाहे वो रिच है, पॉलिटिकल पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, तो ऐसा कोई ग्रुप हो जो पूरा शासन को और पॉलिटिक्स को और मिलिट्री को रन कर रहे हो, ऐसे लोगों का ग्रुप। who were addicted to the good things in a life and lived mainly in cities, यानी ये एडिक्टेड इन टर्म्स के वो जो है वो अच्छे जीवन जीने के आदी थे और वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे। They also exercised a political and military power, as if I told के एरिस्टोक्रेटिक्स ग्रुप के जो लोग हैं उसके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स देखने को मिलता था। इट इज़ बिकॉज ऑफ Roman conquest of demands of luxury items that the trade assumed such as important in the Rome Empire। और ये लोग जो है वो लग्जरियस लाइफ इसलिए जी पाते थे कि रोमन्स जो है उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को कॉन्कर किए थे, तो उनके पास लग्जरियस लाइफ जीने की जो भी सारी फैसिलिटीज़ है वो भी थी। और वैसे भी ये ट्रेडर्स थे तो इसका इम्पोर्टेंट सोसाइटी में अलग तरीके से रहता है। वैसे भी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स होने की वजह से ये जो है उनका शासन में यानी कि गवर्नमेंट में भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर chapter. So next video we discussed about the exercise of this chapter.